संभल में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जो आपके उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि अतीक अशरफ और शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी इनकी कुर्बानी जाया नहीं होगी, मुसलमान बेकार नहीं जाने देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे वही मुद्दे हो जाएंगे। संविधान बदलने की बात उनके नेता बोल रहे हैं कि 400 लाएंगे और संविधान बदलेंगे, और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उनके लोगों से प्रश्न करिए। शफीकुर रहमान का पोता आपका प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क कह रहा है कि मुसलमान इनकी शहादत जाया नहीं होने देगा। चुनाव में शहादत जाया कैसे हो रही है, नहीं होने देगा तो क्या करेंगे? क्या पूरे संभल को उलट पुलट कर देंगे? पूरे देश में इनके कीर्ति स्तंभ लगाए जाएंगे? क्या करोगे? इतना पूछा। अभी मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो चाइना पर बात कर रहे थे। क्या कन्नौज टू चाइना डायरेक्ट? क्या अब आप कह रहे हो हमसे देश का क्या मतलब? हमारी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में, युगांडा में क्या हो रहा, रवांडा में क्या हो रहा, उस पर भी चर्चा। लेकिन इस पर आप कहोगे कि इससे हमसे क्या मतलब, क्योंकि फंसे ना। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है बोलबाला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल से जो सांसद थे शफीकुर रहमान, जो कि हमेशा भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते थे, अब उनके पोते जो है बोल रहे हैं कि अतीक अशरफ और जो मुख्तार अंसारी, इनकी शहादत जो है जाया नहीं जाएगी और सभी मुसलमान जो है एक होके इनको वोट करें। तो दोस्तों, आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव, उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया है। लेकिन ये जो अशोक यादव प्रवक्ता हैं, ये इस बात पे जो है जवाब नहीं देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। अशोक यादव जी, एक विषय नया आया जो थोड़ा सा अलार्मिंग है। संभल में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जो आपके उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि अतीक अशरफ और शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी इनकी कुर्बानी जाया नहीं होगी, मुसलमान बेकार नहीं जाने देगा। ये बात समझ में नहीं आई। ये लोग आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, क्या शहादत कैसे हो गई समझ नहीं पाए हम। और बेकार नहीं जाने देगा तो क्या करेगा, क्या बनेगा? कोई नया अभियान चलेगा, शहीद स्थल बनेंगे इनके, प्रेरणा स्थल बनेंगे इनके, क्या है मसला? कुछ समझ नहीं आई बात। अशोक जी, अच्छा, आपका चूंकि लोकसभा का उम्मीदवार है तो इसलिए वह कदकाठी का आदमी भी है। अशोक जी देखिए अमिताभ सर, आपने संभल में जो हमारा प्रत्याशी है उसका बयान आपको बखूबी याद है। लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय मोदी जी का वो बयान, जिसमें वो खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी तो इस देश के सारे संसाधनों को एक धर्म विशेष का नाम लेते हुए कहा कि उनको बांट दे, और उनको मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ गई। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री इतना निम्न स्तरीय भाषा पे उतर सकता है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, तो बाकी लोगों को हम क्या कहा बताइए? तो ये सब अपने आप में एक पराकाष्ठा माननीय मोदी जी बेंचमार्क स्थापित करते हुए। एक मिनट अशोक भाई, मैं समझना ये चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी अतीक अशरफ शहाबुद्दीन मुख्तार इनको शहीद मानती है, कुर्बानी देने वाला मानती है? जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, बाकी तो ठीक है, हर आदमी को आजादी, कुछ भी कहो। भारत में एक ही चीज तो सर्वसुलभ है, सबको आजादी है, चाहे जो बोलो। जी अमिताभ जी, जी, यही आपके पड़ोस में हमारे पड़ोस में एक जिला है बनारस, यहाँ पर भी कुछ जो है देवता लोग घूम रहे हैं। क्या योगी सरकार उनको देवता मानती है क्या? नाम अगर लिया जाए तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, तमाम सिंह लोग हैं, विनीत सिंह, ये लोग क्या है? ये कोई मतलब माफिया नहीं है, ये साधु संत है, भगवान है। इनके आगे पीछे पुलिस स्क्वाड घूम रही है। कैसी कैसी बातें हो रही हैं? ये थे रही है, किसने कहा देवता है? अच्छा, इनका प्रत्याशी बनारस का ये कह रहा है कि देवता है? नहीं ना, मैंने आपसे पूछा, शफीकुर रहमान का पोता आपका प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क कह रहा है कि मुसलमान इनकी शहादत जाया नहीं होने देगा चुनाव में शहादत जाया कैसे हो रही है, नहीं होने देगा तो क्या करेंगे? क्या पूरे संभल को उलट पुलट कर देंगे? पूरे देश में इनके कीर्ति स्तंभ लगाए जाएंगे? क्या करोगे? इतना पूछा, अब आप कहां ले गए भैया? तो कह दो हमारा लेना देना नहीं, वो लड़का जाने वर्क साहब का, हम उससे सहमत नहीं, या कह दो हम सहमत हैं, बात खत्म करो। अमिताभ जी, जब इस देश के मुखिया, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है इस देश में अमन चैन बनाए रखने की, जब वो वोट के लिए इतना नीचे तक उतर सकते हैं, तो बाकी प्रत्याशियों की क्या बात किया जाए? अमिताभ, आप कभी कल्पना कर सकते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से? रुकना होगा अशोक यादव, ठीक है। अरे हमने तो बड़े बड़े दृश्य देख लिए भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षों के भाषण मुझे याद है। क्या अब छोड़ो, कहां तक गंदगी कराओगे मित्र? लेकिन ये सवाल बड़ा है। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक ये सवाल गूंजेगा। लिख लो अशोक यादव मेरी बात, कि मुसलमान अतीक और मुख्तार और अशरफ और शहाबुद्दीन और किस किस की कुर्बानी जाया नहीं होने देगा। ये मसला बड़ा है, इसलिए मैंने पूछा, आपने उसको टाल दिया। आपको लगा कि फालतू सवाल है, मेरी आपत्ति उस पर भी नहीं। आपको आजादी है अभिव्यक्ति की। मैं सुधा जी के पास, सुधा जी, भारत के संविधान ने इस बात को अस्वीकार किया था पूरी प्रतिबद्धता के साथ कि भारत धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगा।
हम केवल उसी तरह के आरक्षण को मान्य करेंगे जो हजारों सैकड़ों साल से सामाजिक भारत की सामाजिक संरचना के कारण जो समाज का एक वर्ग वंचित रह गया उसको मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण होगा। तो इसलिए वो आरक्षण SC ST के लिए हुआ और बाद में OBC के लिए हुआ। मुस्लिम या ईसाई इनको आरक्षण मिले धर्म के आधार पर किसी को भी ये कतई स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की कुछ सरकारों ने इसका प्रयोग किया, ये जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपील नहीं होगा, ये जानते हुए कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। फिर संविधान की लड़ाई, एक तरफ मुसलमान को 4% आरक्षण और दूसरी तरफ संविधान खतरे में है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं है सुधा जी? गुजरात में किसकी सरकार है और मुसलमानों को आरक्षण मिलता है कि नहीं, अमिताभ जी आपको तो पता ही होगा। और कितने राज्यों में भाजपा की सरकार है और किस किस जाति को, किस किस धर्म को क्या क्या मिल रहा है, आपको तो पता ही होगा। कि मैं बताऊं आपको, गुजरात में किसकी सरकार है और मुस्लिमों को और किन किन मुस्लिम धर्म के किन किन लोगों को कहाँ का आरक्षण मिल रहा है, आपको पता नहीं हो तो मैं बताना शुरू करूं। चलिए छोड़िए, ये जो आप लोग प्रश्न आधा अधूरा खड़ा करते हैं कांग्रेस के ऊपर, इस देश में अगर आप विकास के रथ पे चल के दौड़ रहे हैं ना, तो विकास हुआ था, सड़कें थी, सब कुछ आपके पास था, आपको मात्र चलना बस था। उसके बावजूद 10 साल में कोई काम ना हो पाए और बार बार ठीकरा फोड़ना है कांग्रेस के सर पे कि कांग्रेस सरकारों ने क्या किया। सरकार ने जो किया है उसी का हम परिणाम देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। सारी बातों को लाके, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें कहना क्या है 10 सालों में। अभी हमारी मैम ने कहा कि जनता की कोई जनता का मुद्दा ही नहीं है। अरे जनता के बीच में जाके देखिए कि जनता के असल मुद्दे क्या हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे वही मुद्दे हो जाएंगे। संविधान बदलने की बात उनके नेता बोल रहे हैं कि 400 लाएंगे और संविधान बदलेंगे, और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। उनके लोगों से प्रश्न करिए। अभी मोहन भागवत जी का बयान आया, आपने सुना होगा कि आरक्षण रहेगा जिसपे जो लिखा है। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं बदलने की बात, ये इनके लोग अपराध करके जर्मनी और यानी कहां चले जा रहे हैं, उन पे कोई सवाल नहीं। सवाल जिनकी सरकार नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे कोई सवाल नहीं। सब चंगा थी, सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मात्र सवाल खड़ा करना है कांग्रेस के ऊपर। पहले बताइए ना, गुजरात में कितने मुसलमानों को आरक्षण मिलता है? जी वो बताएंगे, गुजरात में जिनकी सरकार है वो बताएंगे। मैं कांग्रेस के गुस्से को समझ सकता हूं। पारा भी तप रहा है, 44 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन लोकतंत्र में इतना गुस्सा होना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। 4 जून को जनता फैसला कर ही देगी ना। आपने अच्छा काम किया होगा तो ये हार जाएंगे, और आप को जनता इस योग्य नहीं समझती होगी तो ये जीत जाएंगे। इतनी सी बात है ना। अभी रुक जाइए, अभी रोकिए, अभी रोक दीजिए इनकी आवाज। अभी नहीं, दोबारा में आएंगे तब। ऐसे मेरे बस में तो चल नहीं सकता, आप तो जानते हो। खैर, प्रशांत पटेल, कांग्रेस कह रही है, हालांकि ये तथ्यात्मक रूप से ठीक बात नहीं है, एक फ्रेज बना दिया था और देश प्रेम में लोगों ने उसको अपोज नहीं किया कि जब हम आजाद हुए तो सुई भी नहीं थी देश में। ऐसा नहीं, ठीक है ना, वो आंकड़ा भी है ना। देश में तब बैंक भी था, देश में बंदरगाह भी था, बहुत सारी चीजें बनी। लेकिन खैर चलिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। ठीक, अच्छा है, देश में डाक व्यवस्था भी थी। ऐसा नहीं था कि देश जंगल युग में था जब 47 आया, ऐसा भी नहीं था। अशोक यादव जी, चाहे न चाहे ये मुद्दा तो बनी गया, कुछ आपके सहयोगियों ने बना दिया, उसके जवाब में भाजपा ने बना दिया कि भाई OBC का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया जा रहा है। उसका तकनीकी पक्ष था, वो प्रशांत पटेल ने सामने रख दिया। उसको सरल भाषा में मैं बता दूं, राज्यों को अधिकार है, नाई है, हिंदू भी में भी, मुसलमान में भी, ऑलरेडी आप कवर्ड हैं। लेकिन जब आप कहते हो कि सभी मुस्लिम, तब आप OBC का हिस्सा काट लेते हैं, उसके अधिकार को सीमित कर देते हैं। अशोक यादव जी, अब आपकी पार्टी का सारा जो अधिष्ठान है वो OBC राजनीति पर ही है क्या? उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल होगा मैनपुरी में किसी को समझाना, इटावा में, आजमगढ़ में। वहां फिर M और Y के बीच में मित्रता गड़बड़ा जाएगी। नहीं अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कुछ न कुछ ऐसी बात चुनाव में करती है ताकि लोगों का ध्यान भटके। अब वो देखिए, अगर आप 7 साल का कार्यकाल मानिए योगी जी का उत्तर प्रदेश का खासतौर से मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए तो जितना ज्यादा उत्पीड़न या जितना ज्यादा जॉबलेसनेस या जितना ज्यादा आरक्षण की लूट इस योगी सरकार में हुई पिछड़ों दलितों की, उतना कभी नहीं हुई। आपको आज भी हमारे जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती लोग आंदोलित हैं आज के डेट तक, वो ठीक इलेक्शन को देखते हुए उनको उठा दिया गया, लेकिन आंदोलन का चल रहा है। इसके अलावा गोरखपुर, बांदा, तमाम जो विश्वविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई अमिताभ जी, ये रिकॉर्ड के साथ है कि उनमें अपर कास्ट के लोगों को ज्यादा भरा है। भाई मेरा ये विषय भी ठीक है, आप लोग कहते एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा था, ये उठाया, इसका भी स्वागत, आपका पार्टी है, आपको ये सब बातें चुनाव में कहनी चाहिए। मेरा प्रश्न दूसरा था, क्या पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में से एक स्लाइस काट के मुसलमानों को दे देना आपके वोटर को पचेगा? मेरा प्रश्न इतना था। एटा, इटावा, फरुखाबाद, संभल, बदायूं, मैनपुरी में पचेगा?
इतना सवाल था। बाकी जो कहानी आपने कही वो सब ठीक है, अच्छी बात है। 69,000 से लेकर 78,000 तक सबकी भर्ती ठीक है। इस बात का जी जो आप बात कर रहे हैं, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या ताल्लुक, बताइए। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय है, आप अपने को छोटी पार्टी मानते हो? नहीं, आप अपने को महासचिव राष्ट्रीय बताते हो, अध्यक्ष राष्ट्रीय बताते हो। फिर अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो जनता है वो कीचड़ को साफ करने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। ठीक है, ये दोहरा मत रखो। अभी मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, वो चाइना पर बात कर रहे थे, क्या कन्नौज टू चाइना डायरेक्ट, क्या? अब आप कह रहे हो हमसे देश का क्या मतलब? हमारी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश से मतलब है, तो आप लिखो उत्तर प्रदेश, फिर नरेश उत्तम पटेल का ही डेजिग्नेशन रखो। पार्टी राष्ट्रीय, अध्यक्ष राष्ट्रीय, महासचिव राष्ट्रीय, कोषाध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय। युगांडा में क्या हो रहा, रवांडा में क्या हो रहा, उस पर भी चर्चा। लेकिन इस पर आप कहोगे कि इससे हमसे क्या मतलब, क्योंकि फंसे ना। लेकिन ये सब चीजें जाती हैं। ये तेलंगाना में भले ही हो, कर्नाटक में भले हो भैया, लेकिन ये बात आजमगढ़ भी आएगी जहां से आप हो। अशोक, एक जो बुनियादी चीज है संविधान की, ये सच है भारत के आसपास जितने देश हैं उन सब में हिंसा हुई, सत्ता हस्तांतरण में बार बार हिंसा हुई। ये भारत है जिसने 52 से लेके आज तक कभी सत्ता हस्तांतरण में चू चपड़ भी नहीं हुई। भारत के लोकतंत्र पर एक बार छोटा सा ग्रहण लगा था इंदिरा गांधी के समय में, उसको भी भारत ने हमेशा के लिए दुरुस्त कर दिया। इसलिए मेरी अपनी मान्यता यह है कि यह आरोप जनता के नीचे जगह नहीं बना सकता कि संविधान खत्म हो जाएगा, नहीं। और एक बात और कह के बात समाप्त करूं, अशोक जी, आप लोगों से बेहतर जो तीसरी धारा के दल है, कौन जानता होगा कि नरेंद्र मोदी अगर आज भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है कि संविधान है देश में, इसीलिए ना। अन्यथा तो राजा महाराजा लोग राज कर रहे होते क्या? समाज का अभिजात्य वर्ग राज कर रहा होता, फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग राज कर रहे होते। नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं क्योंकि संविधान है बाबा साहब का, इसलिए। यह सच कोई इनकार कर सकता है? मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे रहे? इसीलिए रहे कि संविधान है, वरना क्या आप कल्पना कर सकते थे? नहीं ना। अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री, वो किस परिवेश के है पता है ना आपको? लालू यादव, नीतीश कुमार, सबका राज देख लिया। संविधान को कोई माई का लाल हिला सकता है क्या? और भारत जैसे जब मायावती जी ने शपथ ली थी पहली बार और वो मुख्यमंत्री बनी थी, मुलायम सिंह की सरकार अपदस्थ करके अशोक जी, तो नरसिंह राव अमेरिका में थे प्रधानमंत्री। वहां उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मिरेकल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक, भारत के लोकतंत्र का यह चमत्कार है मायावती का मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का। मैं कहूंगा कि ऐसा ही मेरे के लिए भी है कि एक ऐसी सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर एक व्यक्ति शनैः शनैः आगे बढ़ा और फिर देश के राजनीतिक नक्षत्र लोक पर सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गया। इंदिरा जी हुई तो उनके पास एक लीगेसी थी, पंडित जी की बेटी। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ संविधान से ही के कारण ही आगे हैं कि संविधान है इस देश में। कोई चार लोग मिलकर देश पर कब्जा नहीं कर सकते, न चार परिवार देश पर कब्जा कर सकते। यही संविधान की ताकत है और मुझे लगता है ये ताकत हमेशा रहे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों आज की डिबेट आप लोगों ने देखा। आज अमिताभ मनोत्री जी ने कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव, उनको बहुत अच्छे से तर्कों पर एक्सपोज कर दिया है। जो माफिया, जो डॉन थे, जो मर गए, उनके लिए जो है सहानुभूति दिखाई जा रही है और वोट देने की अपील की जा रही है, मुस्लिमों को एक करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण इस समय हावी है लोकसभा चुनाव में। दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही डिबेट आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।